हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हमने आपसे बैंकिंग में बैंक का क्या होता है, इसके कार्य, इसके महत्व पे बात की और इवन हमने बताया कि जो बैंकों का जो संगठन होता है किस प्रकार का होता है। हमने आपको बताया शाखा बैंकिंग और इकाई बैंकिंग। शाखा बैंकिंग क्या होता है, इसके गुण दोष पर हमने आपसे चर्चा कर ली है। आज का हम लोग का जो नया लेक्चर है वो है इकाई बैंकिंग पे। आइए स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। इकाई बैंकिंग क्या है, देखिए इकाई बैंकिंग का मतलब होता है, हमने आप शाखा बैंकिंग मतलब क्या होता है कि एक हेड ऑफिस, उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। इकाई बैंकिंग का मतलब होता है कि एक ही हेड ऑफिस रहेगा, उससे कोई ब्रांचेस नहीं रहेंगे। कुछ विशेष परिस्थितियों में इसके एक या दो ब्रांच खुल सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ विशेष परिस्थितियाँ, मतलब कुछ ऐसी स्थिति कंडीशन होनी चाहिए जिसमें दूसरा ब्रांच खोल सके। ठीक, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोफेसर है शेयर्स, इनका नाम ही था शेयर्स ने कहा कि इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक के कार्यकलाप सामान्यतः एक एकांकी कार्यालय तक सीमित कर दिए जाते हैं। इसका मतलब बैंक के कार्यकलाप कैसे होंगे, एकांकी कार्यालय तक क्या कर दिए जाते हैं, सीमित कर दिए जाते हैं। इसका मतलब कि बैंक क्या होगा, एक ही कार्यालय होगा। इसका मतलब वही हेड ऑफिस है, वही ब्रांच ऑफिस है। इसका मतलब बैंक जितना भी काम करेगी, जो भी काम करेगी, वो उसके उसी कार्यालय तक रहेगा। वो किसी कार्यालय में उसको शिफ्ट नहीं कर सकती या फिर चेंज नहीं कर सकती। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि यद्यपि कुछ को कठोरतापूर्वक सीमित क्षेत्र के भीतर शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी जाती है। इसका मतलब यद्यपि कुछ को, इसका मतलब कुछ को कठोरतापूर्वक सीमित क्षेत्र के भीतर, इसका मतलब एक लिमिटेड एरिया के अंडर में एक शाखा या दो शाखा खोलने की अनुमति दी जाती है। वो भी कब, कुछ विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, तो यूनिट बैंकिंग क्या होता है, यूनिट बैंकिंग का मतलब होता है कि इस प्रणाली में क्या होता है, एक ब्रांच होता है, वही हेड ऑफिस होता है, वही ब्रांच होता है, दोनों एक ही होता है। ठीक है, उसको आप हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस में बांट नहीं सकते। ठीक, कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या करता है, उसकी एक शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ ऐसी परिस्थितियां जिसमें क्या करता है, वो अपनी शाखाएं खोल सकता है, लेकिन क्या एक जो सीमित क्षेत्र है उसके भीतर। इसमें क्या होगा, जो कार्यालय होगा उसमें उसका अंशधारी, उसका जो प्रबंध होगा, इसके अलावा उसका जो सिस्टम होगा, अपना काम करने का तरीका होगा, सब उसी पे निर्भर करेगा। वो किसी और चीज़ पे निर्भर नहीं करेगा। वो अपना प्रबंध अपने तरीके से करेगा। जो उसके रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, वो किसी दूसरे से किसी प्रकार की सलाह या किसी तरीके से किसी दूसरे के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा। वो अपना खुद का रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा। नॉर्मली ये जो प्रणाली है वो यूएसए में पाई जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका विकसित देश है। तो वहाँ पे क्या होगा, हर एक व्यक्ति निजी अपने, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो अपना खुद का एक बैंक खोल सकता है। और वो क्या कर सकता है, तो कोई शाखा नहीं खोल सकता। वो अपना निजी बैंक खोल के और वो अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इकाई बैंकिंग जो होती है, इसमें क्या होता है, हर एक ये निजी स्वामित्व को प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब कोई व्यक्ति जो अपना आगे इसका पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकता है, वो अपने पैसे के हिसाब से एक बैंक खोल सकता है। ठीक, यूनिट बैंकिंग ये है। अब हमको पढ़ना क्या है, यूनिट बैंकिंग क्या होता है हमने बता दिया, गुण और दोष पढ़ना है। तो शाखा बैंकिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो यूनिट बैंकिंग आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको उतार लीजिए अपने पास। देखिए आज हम लोग का जो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है इकाई बैंकिंग गुण। इसमें हमने आपके सामने गुण लिख दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने पास। पहला पॉइंट है प्रबंध में सुविधा, फैसिलिटी इन मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट है अकुशल बैंकों की समाप्ति, एवोल्यूशन ऑफ इनएफिशिएंट बैंक्स। एकाधिकार के निर्माण पर रोक, चेक ऑन फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। बैंकों की कार्यकुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन बैंक एफिशिएंसी। पांचवा पॉइंट आप लोग का पहल शक्ति, इनिशिएटिव। स्वतंत्र व्यवसाय के अनुकूल, शूटेड टू फ्री इंटरप्राइजेस। और लास्ट सातवां है स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित, बेस्ड ऑन लोकल नीड्स। ये सातों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, किसमें, इकाई बैंकिंग के गुण में। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि प्रबंध में सुविधा। देखिए शाखा बैंकिंग के प्रबंध असुविधा क्यों होती थी, क्योंकि उसमें क्या कि एक हेड ऑफिस रहता था और बहुत सारे उसके ब्रांचेज रहते थे। ठीक, लेकिन यूनिट बैंकिंग में क्या है कि एक यही हेड ऑफिस है और यही क्या है अपना, इसी का क्या है, इसी का ऑफिस है। ठीक है, यही अपना ऑफिस है, यही अपना हेड ब्रांच है, ब्रांच भी यही है। तो सब कुछ क्या है, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये अपने हिसाब से अपने ऑफिस को क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, मतलब मैनेज कर सकता है अच्छे से। उसको पता है कि हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना, हमें सारा काम अपने तरीके से अपने हिसाब से करना है। तो इसके क्या होती है, इसके प्रबंध में सुविधा होती है। अगला है अकुशल बैंकों की समाप्ति। देखिए यूनिट बैंकिंग जो था वो निजी स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। हमने बताया कि जिसके पास पैसा रहेगा वो आराम से अपना बैंक स्टैब्लिश कर सकता है। तो अकुशल बैंकों की समाप्ति कैसे हो जाएगी,
जिसके पास पैसा ढेर सारा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो रह सकता है मार्केट। जिसके पास पैसे की कमी है, जिसके पास बैंकों का अभाव है, मतलब सॉरी पैसों का अभाव है, तो जिनके पास पैसों का अभाव है वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पैसा ही नहीं है। जब पैसा नहीं है तो ये आप ये बिजनेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि बैंकिंग भी एक बिजनेस ही है। अगर पैसा जब तक रहेगा तब तक आप इसको मेंटेन कर चला सकते हैं, पैसा नहीं रहेगा तो आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते। तो अकुशल बैंकों की समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि जो बैंक ठीक तरीके से अपने बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, पैसे का इफिशियंसी रहेगा, कमी रहेगी काफ़ी ज़्यादा, तो क्या होंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अगला क्या है, एकाधिकार के निर्माण पर रोक। देखिए ये एकाधिकार के निर्माण पर रोक कैसे लगाता है। देखिए जो ब्रांच रहता है वो एक ही एरिया में बहुत सारे ब्रांचेस खोल के उस एरिया को कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें यूनिट बैंकिंग है। इसमें किसी एक जगह पे आप एक ही अपना हेड ऑफिस ही खोल पाएंगे, केवल एक ही जगह पे। फिर वहाँ पे आप कुछ देर एक निश्चित कह सकते हैं कि एक तरीके से जो लिमिटेड एरिया है वहाँ पे आप इसका ऑफिस नहीं खोल सकते, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में खोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये मोनोपोली उसके निर्माण पर रोक लगाता है, क्योंकि उनको पता है एक ऑफिस यहाँ रहेगा तो एक ऑफिस बहुत दूर रहेगा। तो इसमें क्या होता है, एकाधिकार के निर्माण पर रोक लगता है, मतलब ये एक ही तरीके के बैंकों को फॉलो नहीं करते हैं, एक ही तरीके के ऑफिस को नहीं खोलते कहीं। अगला है बैंकों की कार्यकुशलता में वृद्धि। देखिए बैंकों की कार्यकुशलता में वृद्धि कैसे होती है, इन्हें कोई भी डिसीजन लेने के लिए हेड ऑफिस में निर्भर नहीं रहना पड़ता। इनको पता है कि जो काम करना है हमको करना है और अपने तरीके से करना है, तो निर्णय लेने में देरी नहीं होती। जब निर्णय लेने में देरी नहीं होगी तो ये काम अपना अच्छे से कर पाएंगे, आराम से रिलैक्स होकर कर पाएंगे। उनको पता है कि हमें जो डिसीजन लेना है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग हमको लेना है और अपने हिसाब से लेना है, तो जल्दी भी ले सकते हैं, लेट भी ले सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि सब ये जो बैंक है वो हमारा है। लेकिन ब्रांच में क्या होता है, वहाँ पर सब कुछ हेड ऑफिस में निर्भर करता है, हेड ऑफिस जो कहेगा ब्रांच को वही मानना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है, ये खत्म हो जाती है। तो ये कहता है इनकी कार्यकुशलता में क्या होती है, इससे वृद्धि होती है। अगला है पहल शक्ति। देखिए पहल शक्ति का मतलब होता है कि ब्रांच में क्या होता है, जो हेड ऑफिस कहेगा वही ब्रांच करेगा। इसका मतलब जो तरीके से जो अपना काम करने का जो तरीका है वो सब कुछ किस पे निर्भर करता है, हेड ऑफिस में निर्भर करता है। लेकिन यूनिट बैंकिंग में क्या होता है कि पहल शक्ति, इसका अलावा हम मेरे पास जो एम्प्लॉइज हम उनको मौका देंगे कि आप अपनी बातों को रखिए, अपनी बातों कहिए कि क्या और बेहतर हो सकता है। मतलब कुछ नई नई चीज़ों का, नई नई प्रोग्राम्स का, नए स्कीम्स का कुछ पहल करेंगे, पहल शक्ति को बढ़ाएंगे। इसका मतलब लोगों को मौका देंगे काम करने के लिए। तो पहल शक्ति इसमें होती है, उसमें नहीं होती, क्योंकि सब कुछ जो कहेगा मालिक हमको वही करना है। इसके अलावा स्वतंत्र व्यवसाय के अनुकूल। देखिए स्वतंत्र व्यवसाय के अनुकूल क्योंकि हमने बताया कि ये निजी स्वामित्व को प्रदान करता है। तो जो व्यक्ति, जो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो चाहे तो ये बैंक खोल सकता है, यूनिट बैंकिंग कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ जो डिपेंड करता है मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपना बैंक खोलकर अच्छे से उसको चला पाएंगे, लंबे समय तक जा सकते हैं, तो आप खोलिए। तो इसलिए कहते हैं कि स्वतंत्र व्यवसाय के अनुकूल। ये फ्री है किसके लिए, किसी भी एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि उसको पता है हमारे पास अगर पैसा है तो हम बिजनेस कर सकते हैं, इस बैंकिंग बिजनेस को चला सकते हैं। अगर हमारे पैसा नहीं तो दिक्कत है। तो स्वतंत्र व्यवसाय के लिए अनुकूल है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है शाखा बैंकिंग में। अगला स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित। देखिए ये जो इकाई बैंकिंग होती है वो स्थानीय आवश्यकता पर, इसका मतलब इनको पता होता है कि हमें किस जगह पे अपना यूनिट बैंकिंग करनी है, मतलब हमें कहाँ पे बैंक खोलना है अपना, किस जगह पे अपनी बैंकिंग व्यवसाय को कंटिन्यूअस करना है। तो ये ध्यान रखते हैं कि स्थानीय आवश्यकता, इसका मतलब जैसे लोग रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। अगर हमको पता है कि जो जहाँ पे हम ये ऑफिस खोल रहे हैं वहाँ पे पैसे की डिमांड, लोगों के पैसे की डिमांड जो है बहुत कम है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कम के हिसाब से खोलेंगे। और हमको जहाँ लगा कि हमको यहाँ पैसे की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से खोलेंगे। तो ये स्थानीय आवश्यकता पर आधारित, इसका मतलब इनको पता होता है कि कहाँ पे पैसे की डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब कहाँ हमको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हम कर पाएंगे। तो इसको देखते हुए ये कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं स्थानीय आवश्यकता। इसीलिए क्या होते हैं, ये स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हैं, लोगों की जो लोगों की मेंटालिटी है, लोगों की डिमांड है, उसको देखते हुए सब सारी चीज़ों का, परिस्थितियों का आंकलन करने के बाद ये अपना क्या करते हैं, वहाँ पे ऑफिस खोलते हैं। ठीक, तो ये आपका ये जो इकाई बैंकिंग गुण है, ये 7 पॉइंट हमने 7 पॉइंट पे आपको बता दिया। इसको अच्छे से फिर से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे नोट करेंगे इकाई बैंकिंग के दोष। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। देखिए गुण हमने आपको बता दिया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोष। इकाई बैंकिंग के दोष क्या क्या है, देखिए पॉइंट आप लिख लीजिएगा। जोखिम का भौगोलिक वितरण नहीं, पूंजी के स्थानांतरण पर अधिक व्यय, ब्याज दरों में भिन्नता, छोटे छोटे नगरों और कस्बों में बैंकिंग सुविधाएं विकसित न होना, आर्थिक संकटों का सामना करने में कठिनाई, बैंकिंग कुशलता में कमी, सरकारी नियंत्रण में सुविधा। ये इसके इकाई बैंकिंग कुछ दोष हैं। देखिए जोखिम का भौगोलिक वितरण का नहीं मतलब का मतलब, जब आप लोग को हमने ब्रांच पढ़ाया तो उसमें हम लोग को बताया था कि जो ब्रांच बैंकिंग होती है वो अलग अलग एरिया में क्या होती है, मतलब हमारा जो एक हेड ऑफिस है उसके ब्रांच क्या होते हैं, हर एरिया में फैले होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर मान लीजिए किसी एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किसी जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तो क्या कर सकते हो, अपने पैसे को उठा के कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं या कहीं और लगा सकते हैं। लेकिन
यूनिट में ऐसा नहीं होता। यूनिट में क्या होगा, जहाँ आप ऑफिस रखा आपको वहीं पैसा लगाएंगे, वहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी आ गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, तो क्या होगा, वो उनको हानि हो जाएगी, वो भरपाई नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि जोखिम का भौगोलिक वितरण यहाँ पे नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ रहेगा तो हम अपने रिस्क को कहीं किसी जगह भी बांट सकते हैं, कहीं उसका पैसा उठा के किसी और जगह लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे जिस जगह हमारा हेड ऑफिस है, जहाँ हमारा कार्यालय है, हम वहीं स्थिर हो जाएंगे। इसीलिए इसका नुकसान क्या होता है कि जो पूंजी के स्थानांतरण पर अधिक व्यय। देखिए पूंजी के स्थानांतरण पर अधिक व्यय का मतलब, इनका जो यूनिट बैंकिंग का मतलब एक ही ऑफिस है, अब इनका अगला ऑफिस कहाँ पे होगा, तो बहुत दूर होगा, तब इनको यहाँ से किसी दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, या किसी दूसरे बैंक के थ्रू इनका काम होता है। तो ये अपने जो सहायक बैंक है, दूसरे कोई बैंक है, उस पर इनको निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है, पूंजी के स्थानांतरण पर अधिक व्यय होता है। इसका मतलब पैसे को, इनका जो पैसा किसी एम्प्लॉय का पैसा या फिर किसी ग्राहक का पैसा इनको अगर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो इनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है उस पैसे को ट्रांसफ़र करने में। उसका प्रभाव ये पड़ता है कि ब्याज दरों में भिन्नता है। इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कुछ और है, वहाँ का इंटरेस्ट रेट कुछ और होगा। क्योंकि पैसा अगर हम ज़्यादा खर्च कर दिए, 100 पे अगर हम 140 रुपये खर्च करें, तो क्या होगा, किसी दूसरे जगह जाने पर क्या होगा, वो जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ब्याज दरों में भिन्नता पाई जाती है। किसमें, यूनिट बैंकिंग में। शाखा बैंकिंग में क्या होता है, जो हेड ऑफिस का वही ब्रांच मानेगा। लेकिन यूनिट बैंकिंग में क्या होता है कि अलग अलग एरिया में जो यूनिट बैंक होंगे, उनकी जो ब्याज दर है, जो उनका इंटरेस्ट रेट है, वो अलग अलग होगा। उसके बाद छोटे छोटे नगरों और कस्बों में बैंकिंग सुविधा विकसित न होना। देखिए यूनिट बैंक क्या करता है, ये जो छोटे छोटे नगर हैं और जो कस्बे हैं, उनमें क्या करता है, उन पे ये फोकस नहीं करता। लेकिन ब्रांच क्या करता है, ब्रांच छोटे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर जो एरिया भी डेवलप नहीं हुए, वहाँ पे ब्रांच को खोलता है ताकि वो एरिया डेवलप हो। तो जो ब्रांच बैंकिंग होती है वो इन चीज़ों फोकस करती है। लेकिन जो इकाई बैंकिंग है वो छोटे छोटे नगर और कस्बों पे बैंकिंग सुविधा विकसित नहीं करती, मतलब उन पे ध्यान ही नहीं देती। ये केवल बड़े बड़े व्यापारी संपर्क सोचती है कि मतलब बड़े बड़े लोगों से बात हो जाए, बड़े बड़े मतलब अच्छी जगह जो डेवलप जगह है वहाँ पे अपना ब्रांच खोलें। तो छोटे छोटे नगरों और कस्बों में क्या होता है, बैंकिंग सुविधा क्या होता है, विकसित नहीं करते हैं ये। अगला है आर्थिक संकट का सामना करने में कठिनाई। देखिए ये यूनिट बैंकिंग एक ही जगह है। मान लीजिए कि किसी देश में यूनिट बैंकिंग चलता, तो वहाँ पे मान लीजिए आर्थिक संकट आ गया, तो क्या कर सकते, ये इसको झेल नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका एक ही जगह पे है। अब इनका अगला कहाँ पे है, या फिर अगला खुला है कि नहीं खुला है, तो ये दिक्कत है। तो जो प्रॉब्लम होगी उनको वहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये कर सकते हैं, ये जो आर्थिक संकट का सामना करने में इनको कठिनाई होती है। इनके पास जो पैसा एक ही जगह पे है, दूसरी जगह जब जाएंगे तब ना इनको दिक्कत होगी। अब दूसरी जगह ये पैसा ट्रांसफर कर नहीं सकते, जब पैसा ट्रांसफर करेंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए आर्थिक संकट का सामना करने में इनको कठिनाई होती है। अगला बैंकिंग कुशलता में कमी। देखिए बैंकिंग कुशलता में कमी कैसे आती है, क्योंकि इनका जो काम है सब अपने में ही रहता है, अपने तक ही रहता है सीमित। ये कहीं और जाके काम नहीं कर सकते। इसके अलावा ये अपना जो दूसरा ब्रांच अगर उनको खोला तो विशेष परिस्थितियों में खोल सकते हैं, वो भी सीमित क्षेत्र के अंदर। तो इनकी बैंकिंग कुशलता में कमी आती है। इसका मतलब ये अपना जो वर्क है उसको ब्रॉड नहीं कर सकते, बड़ा नहीं कर सकते। तो जब बड़ा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इनका जो बिजनेस है वो सीमित हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, बैंकिंग कुशलता में क्या होती है, इनकी कमी आती है। अगला है सरकारी नियंत्रण में सुविधा। देखिए ये इसका दोष इसलिए क्योंकि सरकार, यूनिट बैंकिंग है, एक यूनिट है, उसके बाद फिर कहीं और होगा, तो ये सरकार इसको आराम से कंट्रोल तो कर सकती है। लेकिन सरकार का अलग अलग यूनिट बैंकिंग के लिए, अलग अलग कंट्रोलिंग के लिए इनका जो पैसा खर्च, सरकार का जो खर्च होता है बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। लेकिन ब्रांच में क्या होता है, हेड ऑफिस सारा जितना इन्फॉर्मेशन है सारे ब्रांच का जुटा के हेड ऑफिस दे देती है। लेकिन यूनिट बैंकिंग में क्या होता है, इनको अलग अलग, सरकार को अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उनको कंट्रोल करना पड़ता है। तो सरकार करती है, कंट्रोल तो कर लेती है, लेकिन उनका जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, जो पैसे, वो काफ़ी लग जाते हैं। तो इसीलिए सरकारी नियंत्रण में सुविधा क्या है, इनका एक दोष है। ये हमने आपको बताया इकाई बैंकिंग के दोष। अभी हमने आपको इकाई बैंकिंग क्या होता है ये पढ़ाया, गुण पढ़ाया, दोष पढ़ाया। तो ये टॉपिक आप लोग का पूरा आज का खत्म हो गया। अब हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ। इसको आप लोग अपने अच्छे से अपने पास नोट कर लीजिए, ठीक। इसको याद कर, कोशिश करके इसको याद कर ले सारा पॉइंट, गुण का भी, दोष का, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पूरा बैंक का जो पहला लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पर्पज से, ठीक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।